ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रह कर नहीं हल की जा सकती जिस पर रहते हुए वह उत्पन्न हुई है। किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। शांति के लिए सहमति से उपजी उम्मीद। और इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति ही सत्य है कि अवधारणा पुनर्जीवित हो गई है और दुनिया का सबसे धनी देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सबसे बड़ा वित्त पोषक होने के नाते अमेरिका ने स्वयं को एक ऐसे वैश्विक दरोगा के रूप में स्थापित कर लिया जिसे रोकने का साहस वर्तमान में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई के पास नहीं दिखता है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक तक अधिकांश संस्थाएं अमेरिकी संसाधनों पर टिकी हैं। ऋण के जाल में फंसे देश हों या फिर व्यापारिक समझौतों की बैसाखियों पर टिकी अर्थव्यवस्थाएं कोई भी अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध स्वर मुखर करने की स्थिति में नहीं है। और इसी वर्चस्व की अगली कड़ी ईरान और अमेरिका इजरायल के सैन्य संघर्ष के रूप में एक महीने से भी अधिक समय तक दिखती रही। मगर अब अमेरिका और ईरान की भी 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम पर समझौता हुआ है और इसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थायी शांति की राहें निकलेंगी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, रूस है, यूक्रेन है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान आपको देखने को मिल रहा है। तेहरान इसकी राजधानी है। और देखिए, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए इजराइल है, ये लाल सागर है, ऊपर भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यूएसए। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। यह सहमति बीते कई दिनों से जारी भीषण संघर्ष के बाद एक अहम मोड़ मानी जा रही है और इसकी मुख्य शर्तों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 2 सप्ताह के लिए निलंबित करने की घोषणा की है और इसके साथ ही इजरायल ने भी ईरान के विरुद्ध अपने सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमति जताई। दूसरी ओर ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने के लिए सहमत हो गया है और जहाजों की आवाजाही ईरानी सैन्य प्रबंधन के तहत होगी और इस समझौते में पाकिस्तान ने मुख्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। ईरान ने जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव दिया, यह समझौता उसी पर आधारित है और जिसे अमेरिका ने चर्चा के लिए स्वीकार किया है और इसमें ईरान पर प्रतिबंधों को हटाने और उसे मुआवजा देने जैसी मांगें शामिल हैं। हालांकि इजरायल ने स्पष्ट किया कि उसकी कार्रवाई लेबनान के विरुद्ध जारी रह सकती है। यह समझौता ट्रंप द्वारा दी गई उस समय सीमा के खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले हुआ जिसमें उन्होंने ईरान की सभ्यता को पूरी तरह नष्ट करने की धमकी दी थी। भूमध्य सागर के समीप खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा का हृदय स्थल है और यहाँ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे देश न केवल ऊर्जा के अग्रणी उत्पादक हैं बल्कि अमेरिका के रणनीतिक साझेदार भी हैं। अमेरिका ने अपनी कूटनीति से इन देशों को अपने हितों के अनुरूप साध लिया है, लेकिन ईरान इस समीकरण में हमेशा उसके लिए एक कांटा बना रहा है और उसके परमाणु अनुसंधान में लिप्त होने और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने की आशंका अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। और समय के साथ अमेरिका का नेतृत्व बदला तो डोनाल्ड ट्रंप के कड़े निर्णयों दूसरों से अलग चलने की उनकी नीति ने इस सुलगती आग में घी का काम किया। फरवरी के अंतिम दिनों में इजरायल को ढाल बनाकर अमेरिका ने जो मिसाइल हमला शुरू किया उसने ईरान को सीधे युद्ध के मैदान में खींच लिया और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता था कि यहाँ के सर्वोच्च नेता को मारेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ये आप देखेंगे पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से पश्चिमी एशिया भीषण युद्ध का साक्षी है। अमेरिका ने ईरान के तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बनाकर उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश की है और इससे पूरी दुनिया को होने वाले तेल गैस की आपूर्ति का ढांचा बुरी तरह ढह गया और ईरान ने भी बदला लेने की नीति अपनाई। प्रतिक्रिया स्वरूप उसने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे से होने वाली नियमित वैश्विक आपूर्ति
श्रृंखला को भी बाधित कर दिया और अब कुछ समय के लिए युद्ध विराम से तेल संकट दूर होने की उम्मीद की जा सकती है। पिछले कई दिनों तक चले युद्ध में सबसे विचलित करने वाली खबर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई उनके परिवार से जुड़ी रही है। अमेरिकी हमलों में खामनेई, उनकी पत्नी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के मारे जाने या फिर गायब होने की खबरों ने ईरान में प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का दिया था। नए ईरानी नेतृत्व ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति चौंकते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों को भारी क्षति पहुंचाई। इजरायल अमेरिका को भी इस युद्ध में ईरान से कम नुकसान नहीं हुआ है। और आप देखेंगे एक और आपको देखने को मिले यहाँ कि क्या इस युद्ध में अमेरिका भी फंसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सोचिए अमेरिका महाशक्ति है, उसके सामने अगर 38-39 दिन कोई देश, अगर छोटा सा देश टिका हुआ है तो ये उसकी जीत रहेगी कि नहीं रहेगी। ईरान इसीलिए तो अपनी जीत कह रहा है इसे। अमेरिका की कार्रवाई के पीछे 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, परमाणु शक्ति पर अंकुश, ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने से रोकना। दूसरा, आतंकवाद का समूल नाश, अमेरिका की दृष्टि में ईरान समर्थित आतंकी गुट वैश्विक शांति के लिए खतरा है और जिन्हें वह जड़ से उखाड़ना चाहता है। तीसरा, सत्ता परिवर्तन, ईरानी जनता के एक वर्ग में खामनेई शासन के प्रति असंतोष को भुनाकर अमेरिका वहां एक अनुकूल शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। चौथा, ऊर्जा संसाधनों पर आधिपत्य, अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य ईरान के विशाल तेल और गैस भंडारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार की चाबी पूरी तरह उसके पास हो। इजराइल और वेनेजुएला पर तो आपने देखा, वहां के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने उठवा लिया था। वो कहते हैं हमने गिरफ्तार करवा लिया, और इजराइल वेनेजुएला कह रहा था कि इन्होंने क्या कर लिया, किडनैप करवा लिया, और वहां का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना लिया, और वहां के जो भी संसाधन हैं उन पर इनका नियंत्रण हो गया। इसी तरह वो ईरान में चाहते थे। इस युद्ध का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि 3 देशों के इस अहंकार में पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था, ऊर्जा श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ा है। राहत की बात केवल इतनी रही कि अभी तक कोई चौथा देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के मैदान में नहीं उतरा। ना तो नाटो अमेरिका की ओर से खुलकर आया, ना ही रूस या चीन ने ईरान के पक्ष में सीधे अपनी सेनाएं उतारी। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर थे, वे तटस्थ रहे। भले ही रूस, चीन और उत्तर कोरिया प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में नहीं उतरे, किंतु उनकी भूमिका निष्क्रिय भी नहीं थी। वे अमेरिका, इजरायल को युद्ध रोकने की चेतावनी देते रहे। और दुनिया भर के देशों की मंशा को बारीकी से परखा जाए तो एक कटु सत्य सामने आता है। अधिकांश देशों को इस बात से वास्तव में बहुत ज्यादा सरोकार नहीं दिखता कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ या ईरान में कितने लोग मारे गए। उनकी वास्तविक चिंता तेल और गैस की सुचारू आपूर्ति को लेकर है। दुनिया को डर है यदि ईरान ने प्रतिशोध में पूरे खाड़ी क्षेत्र के तेल कुओं को तबाह कर दिया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का पहिया थम जाएगा। ईरान और खाड़ी क्षेत्र के ये संयंत्र केवल उन देशों की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे बड़े केंद्र भी है। यदि यह स्रोत सूख गया तो विकसित से विकासशील राष्ट्रों तक सभी का राष्ट्रीय शासन और अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और युद्ध कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता है, और ऊर्जा संयंत्रों के नष्ट होने से आने वाली कई पीढ़ियों की दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे तटस्थ देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं आगे आए और एक ऐसा व्यापक समाधान विकसित करें जहां संप्रभुता का सम्मान हो, ऊर्जा संसाधनों का उपयोग युद्ध के हथियार के रूप में ना किया जाए। अब देखिए, अमेरिका के सामने जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, वो सब धराशायी दिखाई दे रहे हैं और लाचार दिखाई दे रहे हैं। एक तो अमेरिका मानता नहीं, वो दादागिरी चलाता है, समझ रहे हैं आप। आभासी सुख की परतें, मौजूदा दौर में अगर लोगों की व्यस्तता पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर आबादी काम के बोझ से दब चुकी है और हर वक्त किसी बहुत जरूरी काम को पूरा करने में लगी हुई है। सच यह है कि व्यस्त दिखती है आबादी अपने मोबाइल में और उसके भीतर सोशल मीडिया पर फैले रील के जंजाल में खोई उठ लगती है। उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि जरूरी विमर्श और बैठकों में भी आदमी बेमतलब की स्मार्टफोन की स्क्रीन में गुम दिखता है, रील में डूबता उतरता रहता है। कभी आप होटल में देखे होंगे, खाना खा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि अधिकतर वहां लोग मोबाइल हाथ में लिए हुए कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं उसमें। हालात यह है कि रील को लेकर ज्यादा संवेदनशील लोग दाह संस्कार जैसे अवसरों पर भी रील पर अंगुलियां चलाते रहते हैं। मानव घटनाओं का रील में होना जरूरी हो गया है। व्यक्ति की छोटी से छोटी निजी घटनाएं भी सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं और घर का दरवाजे से बाहर निकलते हुए फिसल जाने की निजी घटनाओं के भी वीडियो बनाए जाते हैं। दरअसल रील बनाना प्रसिद्धि बटोर लेने का साधन बन गया है।
बल्कि इसके लिए घटनाएं बनाई जा रही हैं, फिल्मों की कतरनें डाली जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया पर छा जाने का चलन नया नहीं है और रूप हल्ले पर्दे के कलाकार रील की बदौलत दुनिया को आकर्षित करते रहे। एक जमाना था जब सिनेमा ही मनोरंजन के साथ साधन हुआ करते थे। फिल्म कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसकी उसकी रील की लंबाई से लगाया जाता था और दर्शक सिनेमा घरों में टिकट खरीदते हुए पूछते थे यह फिल्म कितनी रील की है। जवाब में अगर 16 रील सुनाई देता तो लोग खुश हो जाते थे। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म 23 रील की थी और उसकी कुल अवधि 204 मिनट की थी और दर्शक 3 घंटे 24 मिनट सिनेमा घरों में सांस साधे बैठा रहता था। और आप देखते हैं कि अब हर व्यक्ति समय की भारी कमी बताता दिखता है और इसलिए 1 से 1.5 घंटे की फिल्म चलन में आ गई है। समय के साथ धैर्य भी घटा है। वह धैर्य मात्र 30 सेकंड की रील में सिमटता प्रतीत हो रहा है। एक रील समाप्त हुई नहीं कि लोग अगली रील पर बढ़ जाते हैं और अब हालात यह है कि उकसाने वाली रील का एक नया सगल शुरू हो गया है और इनके लिए निजता को भुनाया जा रहा है। एक और ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने वालों की भरमार है और दूसरी ओर इनमें खोए लोगों की भीड़ भी है जो निजी बेचने में चैन तलाशने का यत्न सजोती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से रील की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। स्थिर छाया चित्रों का रील में समावेशीकरण चलन में आ गया है और लेखक और रचनाकार अपनी रचनाओं की कतरने और छायाचित्र ऐसे छोटे वीडियो में डालते हैं ताकि रील दर रील सरकाने की दौड़ में स्थिर छायाचित्रों को एक झलक का स्थान मिल सके और स्थिर छायाचित्रों के पीछे आवाजें डालकर आकर्षक और सुनने लायक बनाया जाता है। और कई बार ऐसे संक्षिप्त वीडियो की पार्ट्स की आवाजें भौंडी और चिढ़ पैदा करने वाली होती हैं, मगर ऐसा लगता है कि लोग इसे लेकर एक प्रकार की दुविधा में रहते हैं या फिर सहज हो रहे हैं। मसलन जिस व्यक्ति को पड़ोस की रसोई से बर्तनों की खटपट की आवाज परेशान कर रही हो सकती है वह सो नहीं पाता होगा, वही मोबाइल में चल रही रील की पृष्ठभूमि में अजीब सी हंसी और ठहाकों तथा अन्य आवाजों को लेकर सहज रह सकता है। जबकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भले ही ऐसी रीलें लोगों के लिए मनोरंजन के साधन है पर आसपास के लोग इनसे परेशान रहते हैं और इस प्रवृत्ति के बढ़ते जाने की लत अब विचित्र दिखने लगी है। इस लत में के जुनून में डूबा कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के दौरान अगर बच जाता है तो वह वीडियो बनाने में मशगूल दिख सकता है। बात यहां तक पहुंच गई है कि घायल अवस्था में भी कुछ लोग ऐसे संक्षिप्त वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं और लाइक कमेंट की बदौलत अपने साथ हुई दुर्घटना पर सहानुभूति जुटाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में कुछ लोग करारते दिख सकते हैं और अपने कष्ट और मुसीबत को लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और इसके अलावा आए दिन रील बनाने और देखने वाले लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। वहीं एआई के विस्तार के साथ लोगों अब दुनिया की तबाही के लिए रील भी बनाने लगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई की मदद से आकाश से गिरती विशाल चट्टानें, चट्टानी ओलों की वर्षा से टूटते घर, तबाही होती सड़कें, तूफानों के भय से भागते लोग रील में दिखाए जा रहे हैं। तबाही के ऐसे वीडियो के बीच अजब गजब सी रीलों का दौर भी चल पड़ा है। आसमान से नोटों या जानवरों की वर्षा होती दिखाई देती है। ऐसे वीडियो से असल और नकल की पहचान गुम हो रही है। कुल मिलाकर इस लत का जुनून लोगों की सिर चढ़कर बोल रहा है। जमीनी स्तर पर इससे जुड़े कई अनुभव भयावह होते जा रहे हैं। लोग रियल यानी कि वास्तविकता पर नहीं, रील यानी कि आभासी पर भरोसा करने लगे हैं। रील सच है और रियल भ्रम का भाव पनप रहा है। अब दुर्घटनाओं का दर्द महसूस नहीं होता, चौंक जाने का सुख गायब हो रहा है और रील का आभासी चित्रण हकीकत के भाव को भंग कर रहा है और जिससे लोगों की तासीर बिगड़ रही है। और आजकल आप देखिए जिससे भी मिलिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अरे टाइम नहीं है। आप सोचिए पहले भी 24 घंटे हुआ करते थे, आज भी 24 ही घंटे हैं। आज आपके पास टाइम नहीं, आप अपने टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरह से आप मोबाइल में 2, 4, 6 घंटे दे सकते हैं लेकिन आप अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए उसमें से टाइम नहीं निकाल सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आशंकाओं के बीच पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे संकट के बीच यह पहला मौका था जब ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। मगर इजरायल ने बुधवार को ही जिस तरह लेबनान पर हमला किया उसने साफ है कि युद्ध विराम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और कहा भी जा रहा है कि इजरायल इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता है। वो ईरान को अपने लिए संकट मानता है और ईरान भी कहता रहता है कि हम इजरायल को मिटा देंगे।
और अमेरिका मैं कह नहीं रहा हूं कि फंसा हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें उसका पैसा खर्च हो रहा है, उसका आपदेख हथियार खर्च हो रहे हैं। तो अमेरिका में भी लोग उनका विरोध करने लगे डोनाल्ड ट्रंप का, कि ईरान हमारे लिए कैसे खतरा था, वो तो 11,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी रखता है हमारे उसके बीच है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में फंसा लिया। गौरतलब है कि लेबनान पर इजरायली हमले में 200 से ज्यादा आम लोग मारे गए। विचित्र है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल साझा मोर्चे के तहत हमले कर रहे थे, लेकिन जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी तो उसे ठोस आकार देने के बजाय इजराइल ने समझौते को तोड़ने की पृष्ठभूमि बनानी शुरू कर दी। जबकि इस बीच इजराइल अमेरिका की ओर से जिस तरह की बेलगाम बयानबाजी जारी है, उससे पहले ही हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी। विडंबना यह है कि लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद अब ईरान ने फिर से हॉर्मुज जलमार्ग को बंद करने की घोषणा की है। निश्चित रूप से ईरान के इस रोक को उसकी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि समूचे परिदृश्य में किसी भी पक्ष की जिद और अकड़ का नतीजा क्या निकल रहा है। इजरायल और अमेरिका ने जिस दिन ईरान पर साझा हमला किया था, तभी से यह आशंका बनी हुई थी कि इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, और इसके बाद ईरान ने स्वाभाविक ही रणनीति के तहत हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित कर दिया। उसके बाद दुनिया के ज्यादातर देशों में प्राकृतिक तेल और गैस की आपूर्ति रुक गई, और जिन देशों के पास इसके विकल्प थे वहां के हालात अपेक्षा नियंत्रण में है। लेकिन भारत सहित बहुत सारे देश थे जहां पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस का संकट पैदा हो गया, आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे में युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह उम्मीद की जगी थी कि अब हॉर्मुज जलमार्ग के खुलने से जहाजों की आवाजाही का रास्ता खुलेगा, स्थिति सुधरेगी। मगर लेबनान पर इजराइल के ताजा हमले में जिस तरह बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत की खबरें आई, उसके बाद ईरान ने जैसी प्रतिक्रिया दी, उससे एक बार फिर शांति की उम्मीदों पर संकट के बादल मंडराने लगे। सवाल है कि अगर युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर भी इजरायली हमले रोकना शामिल था, तो इस पर अमल के बजाय इसे ताक पर रखकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के पीछे कौन सी मंशा काम कर रही है। और यह नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी यह कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देगा। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस भड़काऊ लहजे से मैं बात कर रहे हैं, उसे कैसे देखा जाएगा। और हैरानी की बात है कि ट्रंप युद्ध विराम और उसकी शर्तों पर सहमति जनाने के बाद लेबनान पर हमले के मसले को समझौते से अलग बताते हैं। क्या ऐसे शांति के लिए हुई पहलकदमी को कमजोर करने की तरह नहीं देखा जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने कहा कि युद्ध विराम और इजराइल के लिए जरिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध विराम कितने दिनों तक बना रहेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है, पश्चिम एशिया के इस युद्ध का खामियाजा दुनिया के ज्यादातर देश उठा रहे हैं। अगर स्थायी युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकाला गया तो इसके विपरीत असर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब वो पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ है ये समझौता, तो पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान का मुद्दा भी इसमें शामिल था, लेकिन वो अमेरिका कह रहा है गलतफहमी है, नहीं था। वो इजराइल कह रहा है कि बिल्कुल नहीं था। इस संकट का दायरा ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध के नतीजे दिखने लगे। ऊर्जा संकट गहराने के साथ पूरी दुनिया अब इसके व्यापक परिणामों से निपटने की तैयारी कर रही। हॉर्मुज जलमार्ग से ईंधन आपूर्ति की जो श्रृंखला टूटी है, वह कब नियमित होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर इससे कई देशों के सामने चौतरफा संकट जरूर पैदा हो गया है। वैश्विक स्तर पर ईंधन और परिवहन की लागत बढ़ने लगी है। मुश्किल भरे इस दौर में विश्व बैंक, मुद्रा कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सचेत किया कि पश्चिम एशिया के वैश्विक ऊर्जा बाजारों में युद्ध ने जो व्यवधान पैदा किया, उससे खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक असर पड़ेगा। इन तीनों संस्थाओं के इस बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बढ़ती खाद्य कीमतों का सबसे अधिक बोझ दुनिया की कमजोर आबादी पर पड़ेगा। हालांकि इन संगठनों का कहना है कि वे संभावित स्थितियों पर निगाह रखेंगे, संकट से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उपलब्ध संसाधनों का समन्वय करेंगे। मगर सवाल है कि इससे विकट दौर में करोड़ों लोगों तक कैसे और किस हद तक मदद पहुंचेगी। और IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। युद्ध के असर के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जिस तरह आगाह किया, इससे समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया पर खाद्य संकट मंडरा रहा है। युद्ध के दौरान हॉर्मुज जलमार्ग बंद होने से उर्वरकों की आपूर्ति में जो बाधा आई, इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से भारत सहित दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि कम और महंगा यूरिया मिलने से खेती की लागत बढ़ेगी। दूसरी ओर आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ेंगे, तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी। ऐसे में महंगाई को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। चिंता की बात यह है कि युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ और अभी उसी का पूरी तरह आकलन नहीं हो पाया, और इस स्थिति में खाद्य कीमतों में संभावित वृद्धि की चेतावनी डराने वाली है। अमेरिका ईरान में 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बीच
आयात निर्भर देशों के लिए यह सोचने का समय है ईंधन और खाद्य की कीमतों को भी वे कैसे नियंत्रित करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।